नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट स्पेशलिस्ट, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर फ्रेंडली डॉक्टर्स। इधर कुछ लोगों की क्वेरी आ रही है, कुछ पेशेंट्स हमारे पूछ रहे हैं कि आखिर हम एक्सरसाइज क्या करें। हम लोग रोज़ जिम जाते हैं, वहाँ 1 घंटे 2 घंटे बिताते हैं। हम अपनी बाइसेप्स तो बना रहे हैं, अपने हाथ की मसल्स तो मजबूत कर रहे हैं, अपना चेस्ट तो डेवलप कर रहे हैं, पैर डेवलप कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट योर लंग्स? फेफड़े की जो कि वायुमंडल से सीधे कनेक्ट रहता है, सांस लेना जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ स्टाइल, हमारी हेल्थ के ऊपर इसका सीधा प्रभाव होता है। तो उसके लिए क्या? जी हाँ, आज हम बात करेंगे फेफड़े से संबंधित जो चेस्ट होती है उसको किस तरह से सांस लें, किस तरह से हम उसकी एक्सरसाइज करें, जो उसकी बीमारियां हैं फेफड़े से संबंधित, चाहे वो ब्रोंकियल अस्थमा हो, चाहे वो सीओपीडी हो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो, या कुछ इन्फेक्शंस जिसके लिए हम प्रोन हैं, वो इन्फेक्शन को भी क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं। उम्र के साथ में हमारा चेस्ट का जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो बनावट है वो चेंज होती जा रही है, उसको क्या हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हम सांस तो ले रहे हैं, हमारा पल्स ऑक्सीमीटर हमारी 95-96 पर बता रहा है, लेकिन फिर भी हमारी सांस फूल रही है। क्या हम उस ऑक्सीजन की डिलीवरी को हम क्या बेहतर बना सकते हैं? जी हाँ, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हम उसको कर सकते हैं। लेकिन बिफोर डैट, इस चीज़ों को होने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये मान के चलें, ये हम देख के चलें कि हम क्या करना चाहते हैं और हम ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा ये मालूम पड़ना ज़रूरी है कि हमारे फेफड़े की संरचना क्या होती है, उनकी कौन सी मसल्स हैं जो उनको चलाती है, हमारा ऑक्सीजन डिलीवरी जो नाक के द्वारा लंग्स में जाता है और उसके खून के द्वारा पूरे बदन में सर्कुलेट होता है दिल के द्वारा, और वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, वहाँ पे कहाँ पे रुकावट हो रही है और किस एक्सरसाइज से वो हम बेहतर हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज फेफड़े की संरचना के लिए। नाक जो हमारे फेफड़े का पहला दरवाज़ा है, यहाँ से सांस होते हुए, साइनसेस से होते हुए नीचे फेफड़े के ऊपर जाती है। जो सांस की नली है जिसको ट्रैकिया कहते हैं, वो 2 भागों में डिवाइड होती है और दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में जाती है। और पेड़ की टहनियों की तरह जो एयरवेज है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर के, जैसे पेड़ की टहनियाँ होती है और आखिरी में जाके लीफ से कनेक्ट होती है, उसी तरह फेफड़े की वो सांस की नलियाँ हैं एल्वोलाई में, जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है वहाँ पे जाती हैं और वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में जाती हैं और ब्लड के द्वारा वो हार्ट में और हार्ट से पूरे बॉडी में खून के द्वारा जाती हैं। और खून में एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। उस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कंबाइन होती है, वो टिश्यू में जाती है और सेलुलर लेवल जहाँ पे छोटी छोटी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उस पर जा कर के वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज़ करती हैं और वो ऑक्सीजन सेल यूटिलाइज करता है, वहाँ पे एक्टिविटी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो खराब हवा है बनकर आती है और वो फिर से फेफड़े में आकर के बाहर निकलती है। हम लोग ये मानते हैं कि ऑक्सीजन एक अच्छी हवा है और कार्बन डाइऑक्साइड खराब हवा है, लेकिन हमें यह मालूम पड़ना जरूरी है कि इन दोनों का बैलेंस होना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना ऑक्सीजन का होना और कार्बन डाइऑक्साइड का होना है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक विशेष काम होता है जो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है और हमारी रेस्पिरेशन को पैटर्न को चेंज करता है और हमारे बॉडी के पीएच को, हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता है। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे तो इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। पहले एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी कि सांस जो हमारा एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, जो पैदा होने के साथ शुरू होता है और अंत तक चलता जाता है, और हम कुछ भी करें सांस लेना हम बंद नहीं कर सकते हैं। क्या हम उस सांस को कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं।